दोस्तों नमस्कार सभी को मेरा राम राम। इस हिंदी स्पेशल बाई भाई सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो दोस्तों आपको पता होगा कल आरकेसी द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई हमारे सबके लिए, जिन छात्रों का, जिन विद्यार्थियों का, जितने भी तमाम इस चैनल के माध्यम से सुन रहे मेरे जो प्यारे दोस्त हैं, उन दोस्तों का अगर एक ख्वाब संजोया है अगर मन में कि कुछ कर गुजरने का, तो लक्ष्य अगर ठान लिया आपने तो मंजिल कभी भी दूर नहीं होगी। दोस्तों कल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है स्कूल शिक्षा के अंतर्गत व्याख्याता शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो आइए व्याख्याता भर्ती परीक्षा के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे इस चैनल के माध्यम से। जो मैंने मोटे तौर पर जो वैकेंसी किस प्रकार से आउट हुई है, किस प्रकार से आरपीएससी ने कब तक संभावित तिथि होगी, किस प्रकार से इसमें हमारे जो विषय से संबंधित जो पेपर होगा उस विषय में किस प्रकार के क्या क्या अपने पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है आरपीएससी द्वारा, तो वो हम विस्तार से उसका वर्णन और व्याख्या करेंगे। तो हमारा जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो स्कूल शिक्षा 2024 है वो दोस्तों कल आरपीएससी द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी कल शाम को। तो इसमें 24 विषयों में कुल कितने विषय दोस्तों? 24 विषयों में कुल 2202 पद, 2202 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और दोस्तों विज्ञप्ति में लिखा है कि पदों में कमी या वृद्धि, दोस्तों क्या है, कमी या वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज तक का इतिहास है, पदों में कमी कभी भी नहीं हुई है। मेरा मानना है कि पदों में हमेशा क्या ही होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि होने के पीछे कई कारण मौजूद है इसके पीछे। एक तो दोस्तों विभागीय जो प्रक्रिया होती है, डीपीसी क्या होती है दोस्तों? डीपीसी जो पदोन्नति होती है, व्याख्याता से क्या बनते हैं भी, उप प्राचार्य बनेंगे और बहुत सेकंड ग्रेड वाले भी फर्स्ट ग्रेड बनेंगे। तो विभागीय जो पदोन्नतियां हैं वो पदोन्नतियां विगत 3 वर्ष की अभी शेष पड़ी है, जिसपे कोर्ट का भी कुछ मसला चल रहा है इस पे। तो हो सकता है अभी मध्यावधि अवकाश हो चुके हैं स्कूलों के अंतर्गत, तो विभाग अपनी पूर्ण तैयारी करने में भी जुट गया है कि मतलब 1-2 महीने में मध्यावधि अवकाश के बाद में ये पदोन्नति का कार्य पूर्ण हो जाए, तो आने वाले जो भी वैकेंट जो पोस्ट हैं वो पोस्ट भी खाली हो जाएगी। इसलिए इसमें लिखा गया दोस्तों पदों में कमी या वृद्धि, यानी कमी नहीं होगी। कमी शब्द तो आप अपने मन से मिटा ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। हमेशा इसमें क्या होगी भी, वृद्धि होगी। तो और भी कोई हो सकता है कोई सेवानिवृत्त हो जाए तो उससे भी कोई पद खाली हो जाएंगे। तो तमाम जो कारण है इसके कारण पदों में अपने दोस्तों मानना है, क्या मानकर चलना है, क्या होगी उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 5 नवंबर 2024 से शुरुआत होगी। 5 नवंबर 2024 से शुरुआत होकर के 4 दिसंबर 2024 तक, 4 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन मित्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जो भी आपके पास सुविधा हो उस सुविधा अनुसार यहाँ तक करना है। अब तो अपने देर नहीं करनी है, 4 दिसंबर का कोई भी हम इंतजार नहीं करके जैसे ही 5 नवंबर हो और अपना जो सुविधा अनुसार है, अपने जो भी इष्ट देव है उस इष्ट देव को याद करते हुए भगवान का नाम लिख करके और तैयारी विधि शुरुआत करेंगे और 5 नवंबर से हम फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे। तो विषय जो है अपने इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदी विषय की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी विषय जो इस चैनल के माध्यम से मैं जो कोशिश करूंगा और मेरे द्वारा जो भी क्लास इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, उसमें मेरा यही रहेगा, मानस यही रहेगा मेरा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका चयन हो और इस चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छी खुशियाँ अपने घर लाएं। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, ये जो दिवाली है, आने वाले दिवाली पर आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आपका चयन हो और आपके घर पर जो दिए जले वो दिए खुशियों के दिए जले, खुशियों की रोशनी हो। आपके जीवन के अंतर्गत जो बेरोजगारी के जो अंधकार है वो बेरोजगारी का अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है दोस्तों। तो आइए करते हैं कुल जो हिंदी जो विषय में जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो 350 पदों पर हुई। दोस्तों कितने पदों पर हुई है? 350 पदों। दोस्तों यहाँ 350 पद कोई कम नहीं होते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि कुछ कर गुजरने की, तो आप दोस्तों अपने लिए सिर्फ कितना पद चाहिए? 1 पद चाहिए। कितना पद चाहिए दोस्तों? 1 पद चाहिए। 1 पद के लिए हमें इतनी तैयारी भी करनी है। 350 पद है तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है, SC के है, ST, OBC, MBC, EWS। तो मैंने यहाँ पर PH जो फिजिकल हैंडीकेप्ट है या एक्स भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए मैंने नहीं किया है।
मैंने मोटे तौर पर जो किया है वो जनरल जो है वो जनरल के अंतर्गत सामान्य जो होंगे वो सामान्य है 88 पद। कितने पद है दोस्तों? 88 पद है। महिला जनरल की उसमें 25 पद की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और विधवा के लिए भी जनरल विधवा जो होगी उस विधवा के लिए 10 पदों की भर्ती है और जनरल तलाकशुदा में है 3 पदों की। तो कुल मिला के कितने हो गए भी? ये जितने भी पद हुए हैं तो आपने मान के चलना है कि जो पुरुष होंगे उसको 88 है, महिला 25 है, विधवा 10 है और तलाकशुदा 3 है। अब इसी कड़ी में आगे जो है एससी का जो डिवाइडेशन किया गया है, एससी के लिए सामान्य जो निकले हैं वो 39 निकली है, महिला में 11 पदों की निकली है और एससी विधवा में 5 पदों की, एससी तलाकशुदा में 1 पदों की। दोस्तों तलाकशुदा एससी में 1 पदों की निकली। एसटी के लिए सामान्य में 30 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है और एसटी महिला के लिए 8 पदों पर, एसटी विधवा के लिए 3 पदों पर, एसटी तलाकशुदा के लिए 1 पदों पर हुई है। इसी कड़ी में आगे ओबीसी अलग कैटेगरी आ गई दोस्तों। अभी तक हमने 3 पढ़ा, जनरल, एससी और एसटी। ओबीसी सामान्य के लिए निकली दोस्तों 51 पद। कितने पदों पर निकली है? 51। और ओबीसी महिला के लिए 15 पदों पर और ओबीसी विधवा के लिए 5 पदों पर, ओबीसी तलाकशुदा पर 2 पदों पर और अगले है एमबीसी। एमबीसी जो होगी सामान्य के लिए 13 पदों पर और महिला के लिए एमबीसी महिला 4 पदों पर और एमबीसी विधवा 1 पद पर और तलाकशुदा दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वैकेंसी नहीं, 0 पद है। और अगला अंतिम है इसमें ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उसके लिए सामान्य में ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीटों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, महिला के लिए 6 पदों पर और ईडब्ल्यूएस विधवा के लिए 3 पदों पर और तलाकशुदा के लिए 1 पदों पर हुई। ये तो हुई जो अलग अलग वर्गवार जो श्रेणीवार जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसको मैंने मोटे तौर पर आपको समझाया है। आपको दोस्तों अंक 350 पद है, लेकिन अपनी अपनी कैटेगरी में जो है वो अपने को मान के चलना है। इस पदों के अकॉर्डिंग जैसे 88 है, जो भी है, महिला है तो महिला के अनुसार आपको मान के चलनी वो सीटें, उसके अनुसार अपने को तैयारी करनी है। और दोस्तों योग्यता जो है इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आवेदन करने में आपको क्या योग्यता अर्जित रखनी है? तो संबंधित विषय में परास्नातक। दोस्तों क्या होगी? संबंधित विषय में परास्नातक है जो एमए है, आप एमए में या तो आप पास आउट होने चाहिए या आप अध्ययनरत। दोस्तों अगर एमए प्रीवियस हो चुकी है, फाइनल में अगर कोई एडमिशन ले लिया है या लेगा तो इसमें शर्त ये है कि जब तक रिजल्ट आउट नहीं हो आरपीएससी का तब तक आपके पास वो डिग्री या उपाधि आपके पास मौजूद रहनी चाहिए। तो अध्ययनरत भी चलेगा इसमें और परास्नातक की डिग्री भी है तो भी चलेगा। तो आपको संबंधित विषय में जिसमें भी आप एमए हो, परास्नातक हो, उसमें आप फर्स्ट ग्रेड के लिए लिखित भर्ती परीक्षा के लिए योग्य माने जाओगे। और इसके जो दोस्तों ग्रेड पे जो होगा वो पे मैट्रिक्स लेवल जो होगा वो L12 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है दोस्तों? L12। और इसकी जो ग्रेड पे होती है वो ग्रेड पे होगी 4800। कितनी होती है दोस्तों? 4800 ग्रेड पे होती है। और इसकी जो आयु सीमा है दोस्तों, न्यूनतम जो है दोस्तों आयु सीमा कितने? न्यूनतम 21 वर्ष है। कितनी वर्ष न्यूनतम है? 21 वर्ष है और अधिकतम होगी वो 40 वर्ष है दोस्तों। और ये जो आधार तिथि है, ये जो आयु गणना की आधार तिथि है, आधार तिथि 1/1/2025 को मानी जाएगी। दोस्तों क्या माना जाएगी? 1/1/2025 को आधार तिथि मानते हुए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में आपको क्या है छूट मिलेगी। यदि एसटी, एससी, ओबीसी अगर कोई छात्र है, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई छात्र है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। दोस्तों कितने वर्ष की छूट मिलेगी? 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और यदि इन्हीं कैटेगरी की यदि कोई महिला है तो महिला को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। दोस्तों कितने वर्ष की छूट मिलेगी? 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हुई है न्यूनतम आयु सीमा क्या है क्या नहीं। अब परीक्षा जो पैटर्न होगा और परीक्षा जो प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, प्रश्न पत्र इसमें होंगे 2। कितने प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों? 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो 2 प्रश्न पत्रों के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सबके समान विषय होंगे। समान में मेरा मतलब ये है दोस्तों, उसमें जनरल नॉलेज होगा। क्या होगा दोस्तों? सामान्य ज्ञान होगा। उसमें सामान्य विज्ञान आ गया, करंट जीके आ गया, उसमें सारे तमाम जो इंडिया के जीके आ गया, उसमें राजस्थान के जीके आए। तो जीके का जो पेपर होगा वो जीके का प्रश्न पत्र होगा दोस्तों प्रथम। कौन सा होगा दोस्तों? प्रथम। और वो जो होगा आपका कितना होगा दोस्तों? 150 अंक का। आपके 75 प्रश्न आएंगे दोस्तों। कितने प्रश्न आएंगे? 75 प्रश्न आएंगे और 75 प्रश्न माना जाएगा आपके 150 अंक के। कितने अंक के? 150 अंक होंगे। ये तो हुई दोस्तों क्योंकि आप अलग अलग है जीके, जिस सबके लगभग सामान्य होगा। जो जिसमें कमांड आपके विषय पर ज्यादा से ज्यादा कमांड होगी वही इस भर्ती परीक्षा में बाजी मारेगा। तो दोस्तों आज से जुट जाइए
मध्यावधि अवकाश या दिवाली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली से ही अपना एक नए काम का शुभारंभ कीजिए, क्योंकि दीपों का त्योहार है, तो इस बढ़ती परीक्षा में हमें कभी भी पीछे हटना नहीं है। तो इसमें जो प्रथम प्रश्न है वो आपके जीके हो गया, 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 प्रश्न में 150 अंक निर्धारित है इसमें। अब दूसरा जो पेपर होगा इसमें दोस्तों, अपना जो द्वितीय पेपर होगा, दूसरा जो प्रश्न पत्र है दोस्तों विषय से संबंधित होगा, जिसमें भी एमए कर रखे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करें इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय की, तो हिंदी विषय में जो आपके आएंगे दोस्तों 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे, और 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो आपके कितने अंक हो चुके दोस्तों? 300 अंक का। आपके जो संबंधित हिंदी विषय है वो हिंदी विषय कितने आएगा? 300 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? और कुल मिला के कितने होगा? 450 अंक का पूरा जो पूर्णांक होगा 450 अंक का होगा दोस्तों। कौन सा होगा? 450 अंक का होगा। अब इसमें संभावित जो तिथि है परीक्षा की, तो आपको हाईलाइट कर ले, आपके पास अभी भी दोस्तों बहुत सारा वक्त पड़ा हुआ है, और अभी तकरीबन माने तो हम अक्टूबर चल रहा है, अभी अक्टूबर मान लो आप गया अक्टूबर, क्योंकि दिवाली में ये चला जाएगा। आपके पास है दोस्तों नवंबर, आपके पास है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। मई जून हम बोल रहे दोस्तों संभावित, क्या होगा दोस्तों? मई जून दोस्तों संभावित होगा। मई जून में अगर हुआ, मेरा मानना है दोस्तों, क्योंकि जून में क्या है भाई, ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं, तो कोई भी स्टाफ इधर उधर अपने अपने गृह जिले में जाते हैं। हो सकता है वहां पर सरकार ये मानस बना दे, आरपीसी ये मानस बना दे कि उस दरमियान ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अगर पेपर नहीं होते हो, तो या तो होगा भाई मई में, हो सकता है मई में अगर नहीं हुए, क्योंकि मई से लास्ट में क्या है भाई, वो अंतिम कार्य दिवस होता है 16 मई तक, जो अपना निर्धारित स्कूल शिक्षा के अंतर्गत माना गया है। तो मेरे ख्याल से मानना है कि मई जून तो संभावित है, लेकिन जुलाई भी इसकी हो सकता है, जुलाई में भी इसका एग्जाम हो सकता है। तो फिर भी हम मई जून में संभावित मानते हुए अपने पास जो 6 महीने वो और 2 महीने ये शेष पड़े हुए हैं इस सेशन के 2024 के नवंबर और दिसंबर, अपने पास मोटे तौर पर 7-8 महीने हैं दोस्तों। कितना महीने हैं? 7-8 महीने काफ़ी होते हैं। 7-8 महीने कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। आज से अगर जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है दोस्तों? बूंद बूंद से गड़ा। तो आप मेरे साथ निरंतर बने रहिए, इस चैनल के माध्यम से हम विषय से संबंधित जीके अपने अपने स्तर पे पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। विषय से संबंधित जो भी प्रश्न पत्र होगा इस चैनल के माध्यम से विषय के तमाम हम क्या करेंगे, उसका व्याख्यात्मक वर्णन करते हुए हम समझाएंगे। जितनी भी क्लास डालूंगा मैं, उस क्लास में व्याख्या करूंगा, वर्णन करूंगा, और बाद में पीपीटी के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला बनाएंगे। उस प्रश्नों से भी हमारे जो आज तक जो विगत परीक्षाओं में जो आए हुए हैं, वो हम पिछले वर्ष के जो पेपर है उन पेपर से प्रश्न हल करते हुए हम आगे से आगे निरंतर कोशिश यही करेंगे। जो भी इस चैनल के माध्यम से जो भी दोस्त देख रहे हैं, उन सब का मेरी दुआ है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सब व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आप सबका चयन हो। तो दोस्तों इसकी जो संभावित तिथि वो बता दी मैंने, क्या होगा? मई जून, या क्या होगा भाई, जुलाई भी हो सकता है, लेकिन हमें मई जून मान करके ही चलना है। तो हमारे पास में अभी भी 7-8 महीने शेष पड़े हुए हैं। अब इसमें परीक्षा का जो पैटर्न मैंने बता दिया, 2 पेपर होंगे दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। अब हिंदी विषय की अगर बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं? अगर हिंदी विषय की करूंगा तो इस हिंदी विषय के अंतर्गत आपके जो खंड होंगे वो दोस्तों उस पेपर के अंतर्गत खंड 4 होंगे। कितने खंड होंगे? आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, खंड को विभाजित करेंगे तो खंड हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे दोस्तों, 4 भाग हो जाएंगे। खंड 1 के अंतर्गत होगा आपके उच्च माध्यमिक स्तर। क्या होगा दोस्तों? उच्च माध्यमिक स्तर होगा। उसमें क्या क्या आएगा आपके दोस्तों? व्याकरण आएगी। क्या आएगी उसमें दोस्तों? व्याकरण आएगी, संधि समास, जो भी उपसर्ग प्रत्यय जो दे रखा है, आप सिलेबस देखना उसमें। तो उसमें व्याकरण से संबंधित व्याकरणिक ज्ञान के जो प्रश्न आएंगे वो उच्च माध्यमिक स्तर के होंगे और खंड 1 के अंतर्गत रहेंगे। और आपके दोस्तों 11वीं और 12वीं के अंतर्गत शामिल ही चलती है, किताब चलती है जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता और सृजनात्मक लेख, वो किताब आप जरूर पढ़ें। कहीं भी किसी भी स्कूल में अगर आपके कोई जान पहचान वाला है तो वहीं से आप ले लीजिए, बाकी मार्केट में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, बाजार से भी आप ले सकते हो। तो निर्धारित जो भी शुल्क है, और क्योंकि हम कुछ बनना है
तो क्योंकि पैसे लगाने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा बहुत ही सद साहित्य अगर एकत्र करने में और उसको पढ़ करके हम कोई अच्छी जो नौकरी लग सकते हैं, तो हम क्या हमारा रोजगार लग सकता है, तो हमें ऐसे कोई भी पीछे देखने की बात नहीं है। तो दोस्तों उस जनसंचार और माध्यम से क्या आएगा, सृजनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न आएंगे। जनसंचार माध्यम वाले जो भी है, रेडियो है, टीवी है, पत्रकारिता है, तो वो जितने भी है तो उन सबसे संबंधित प्रश्न होंगे। अब दोस्तों इसके साथ क्या होगा, उच्च माध्यमिक जो स्तर होगा वो खंड 1 में होगा, और खंड 1 में इसके साथ आएगा दोस्तों कक्षा 12। क्या दोस्तों, कक्षा 12 में जो हिंदी से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, वो सारी पुस्तकों का आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द का आपको ज्ञान होना चाहिए। जो भी गद्य के पाठ है, उस गद्य के पाठों को पढ़िए इत्मीनान से, पढ़ करके जो भी आपको लगता है कि वो प्रश्न बन सकता है उसको अंडरलाइन कीजिए। और उसमें भी मैं इस चैनल के माध्यम से भी हर गद्य के पाठ के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन का अभ्यास भी हम मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे। तो निरंतर आप बने रहिए। तो इसमें आपको जो कक्षा 12 में जो पुस्तकें चलती हैं, वो चलती है दोस्तों अंतरा, आरोह, अंतराल और वितान। दोस्तों 4 पुस्तकें चलती हैं, अंतरा, आरोह, अंतराल और वितान। तो उसका भी आपको अध्ययन करना है। 4 पुस्तकें होगी, अंतरा, आरोह, अंतराल और वितान। अब आपकी जो खंड 2 की अगर बात करूं मैं, तो खंड 2 में जो स्तर आएगा वो आएगा स्नातक स्तर। दोस्तों क्या आएगा, स्नातक स्तर आएगा। बीए जो लेवल होगा, वो बीए लेवल के अंतर्गत आपकी क्या आएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों ये चीज, ये जो शीर्षक है, ये शीर्षक को आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, क्योंकि सारा जो नींव है, मैं मानूं इस जो भी एग्जाम है, अगर हिंदी विषय में जो भी एग्जाम है, जो भी परीक्षा होती है, तो सारा जो नींव है, वो नींव हिंदी साहित्य के इतिहास पर टिका हुआ है। दोस्तों किस पर टिका हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको ज्यादा अभ्यास करना है। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो व्याकरण के लिए तो दोस्तों आपको क्या है कि 9 से लगा के 12वीं तक की पुस्तक चलती है। तो आपको बताइए, ये पुस्तक बाजार में हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये पुस्तक आप सभी के पास जरूर होनी चाहिए। ये दोस्तों ज्यादा महंगी भी नहीं है, अगर स्कूल से उपलब्ध हो जाए तो किसी से भी इश्यू करवा करके वापस आप लाइब्रेरी में वापस जमा कर दीजिएगा। बाकी आप बाजार में किसी भी पुस्तक भंडार पर आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। एक दोस्तों है हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो ये भी दोस्तों 11 और 12 में चलती है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों कौन सी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये पुस्तक भी आपके लगभग सभी मेरे जो प्यारे छात्र हैं, दोस्त हैं, उन सभी दोस्तों के पास भी ये रहनी चाहिए। तो ये दोस्तों हुई है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की और बात करूं, तो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, वो पुस्तक भी हो आपके पास में, तो उससे भी, और नगेंद्र वाले से। और हिंदी साहित्य का इतिहास भगीरथ मिश्र द्वारा लिखा गया है, और गार्सद तासी की पुस्तक मिल जाए तो, और आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अगर बच्चन सिंह जी द्वारा लिखा हुआ वो पुस्तक मिल जाए, तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। ये मैंने ग्रंथ बताए, जो ये ग्रंथ मतलब जो उपयोगी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों से भी आप अध्ययन कर सकते हो। बाकी ये जो भी पुस्तक बता रहा हूँ, इन पुस्तकों से ही हमारा जो होगा, इस चैनल के माध्यम से हम अभ्यास करेंगे, और हम जो निरंतर जो क्लास डालेंगे, तो निरंतर आप बने रहिए और इस क्लास को देख करके अपनी एक सीट तय कीजिए। निश्चित रूप से आपकी एक सीट तय होगी, ऐसे मेरी दुआ है, मनोकामना है दोस्तों। तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद में आएगा दोस्तों, इसमें काव्य शास्त्र आता है। क्या आता है दोस्तों, काव्य शास्त्र आएगा। काव्य शास्त्र में आएगा आपके छंद, रस, अलंकार, गुण। छंद, रस, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति। क्या आएगी दोस्तों, शब्द शक्ति, बिंब, फैंटेंसी और मिथक और प्रतीक। बिंब, फैंटेंसी, मिथक और प्रतीक, ये जो आएगा आपके खंड 2 के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या आएगा इसमें, खंड 2 के अंतर्गत आएगा। अगला जो है अपना खंड 3, क्या होगा दोस्तों, खंड 3 में आएगा परास्नातक यानी एमए के स्तर का। क्या आएगा, परास्नातक स्तर का आएगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों, काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन। काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। क्या आएगा दोस्तों, साधारणीकरण। और आएगा आपके ध्वनि सिद्धांत, अरस्तु और लोजाइनस का सिद्धांत। अरस्तु का अनुकरण, लोजाइनस का उदात्तवाद, लोजाइनस का उदात्तवाद। ये जो है दोस्तों, आपको इसमें भी आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो खंड 3 भी आपके लिए उपयोगी है, और उस चयन होने में मायने रखता है। खंड 1, 2, 3 और 4 यानी चारों के आपको बराबर रूप से, निरंतर रूप से तैयारी करनी है। खंड 4 के अंतर्गत दोस्तों आएगा आपके शैक्षिक मनोविज्ञान। क्या आएगा दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी, ये जो आपके निर्धारित विषय वस्तु है उस पाठ्यक्रम में, उसका मैंने संक्षिप्त रूप से बताने की कोशिश की है।
फिर भी आप आरपीसी की जो साइट है उस साइट से भी आप अपने पास में जब भी तैयारी करने बैठो तो सबसे पहला दोस्तों आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। क्या हो गया, आपके टेबल पर आपके पुस्तक में जो भी आपके पास गाइड है सबसे पहले आपकी निगाह होगी, आपके पास होगा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम देखना है और जो भी पाठ्यक्रम का पहला बिंदु हो, पहला जो शीर्षक हो, उसमें आपको नोट करना है कि मेरे सिलेबस के अंतर्गत, मेरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये पहला टॉपिक है, तो पहला टॉपिक मुझे किन किन किताबों से पढ़ना है और किन किन पुस्तकों से मुझे मिल सकता है। तो सारी आपको सामग्री जुटानी है। उस सामग्री को निरंतर अभ्यास करके, निरंतर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम करेंगे तो वो सारी तमाम सामग्री आपके पास होगी और पाठ्यक्रम से निरंतर आगे से आगे बढ़ते हुए पूरे पाठ्यक्रम को आपको शुरुआत से लेकर के अंतिम तक उस पाठ्यक्रम को आपको पूरा करना है। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं, हमने पाठ्यक्रम में हिंदी विषय में खंड 4 की बात की। कितने की? खंड 4। तो खंड जो 1 है दोस्तों, खंड 1 में आपके 55 प्रश्न आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे? आपके 55 प्रश्न होंगे खंड 1। दोस्तों वापस मैं आपको सावचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। आपकी व्याकरण से संबंधित प्रश्न, आपके जनसंचार के माध्यम से संबंधित प्रश्न और आपके, मैंने बताए थे, आपके सृजनात्मक लेखन और आपकी कक्षा 12 में चलने वाली जितनी भी हिंदी की पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से संबंधित आपके 55 क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 55 क्वेश्चन होंगे और 55 प्रश्न होंगे दोस्तों 110 अंक के। कितने अंक होंगे? 110 अंक के। और खंड 2 के अंतर्गत जो स्नातक स्तर होंगे, स्नातक स्तर के भी 55 प्रश्न होंगे। तो बराबर जो एक तराजू में जो बराबर जो हिस्सेदारी रखता है वो हिस्सेदारी आपको खंड 1 और खंड 2 में मिलेंगे। खंड 1 और 2 इसकी ज्यादा तैयारी हो खंड 1 और खंड 2 की, खंड 1 और खंड 2 की। इसके भी दोस्तों 55 प्रश्न होंगे और 110 अंक निर्धारित है। अब खंड 3 की अगर बात करूं, प्रास्नातक एमए के स्तर के होगी, उसमें दोस्तों 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न होंगे 20 अंक के। 10 प्रश्न होंगे 20 अंक के। और खंड 4 है वो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है, अधिगम सामग्री, कंप्यूटर और सूचना तकनीक है। इससे संबंधित जो होगा दोस्तों इसमें होंगे 30 प्रश्न। कितने होंगे? 30 प्रश्न होंगे और 60 अंक निर्धारित है। 30 प्रश्न 60 अंक निर्धारित है और ऐसे करके इन चारों खंडों का योग करेंगे तो 300 अंक हो जाएंगे और 150 प्रश्न होंगे। दोस्तों कितने होंगे? 150 प्रश्न और 300 अंक। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज से लक्ष्य ले ले, पाठ्यक्रम को विभाजन कर ले और अपनी रणनीति तय कर ले। दोस्तों क्या कर ले? इसमें अपनी रणनीति तय कर ले तो अब मंजिल से हम पीछे कभी भी नहीं हट सकते हैं, ना मंजिल हमसे दूर भाग सकती है। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आज हमने इस वैकेंसी के बारे में जो मोटे मोटे तौर पर जो हमने बातचीत की है, मुझे लगता है आप में अच्छा सा जोश आएगा। मेरे साथ बने रहिए और इसी के साथ में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदन, नमस्ते, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।